नमस्ते। मैं ज्योति नाई आज आपके लिए जीवन का यथार्थ कटु उसके ऊपर एक कहानी है। आप सुनेंगे तो शायद कुछ पलों के लिए आप भी भावुक हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो हमेशा ठहरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी जब कभी कोई अपना इस दुनिया से या हमें छोड़कर चला जाता है तो हम टूट कर बिखर जाते हैं। और कहते हैं कि वक्त मरहम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम उस व्यक्ति को जो हमें छोड़कर गया हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो इसी के ऊपर आधारित कहानी है कि जब उस व्यक्ति ने अपने व्यक्ति को खोया और वो खुद टूट कर बिखर गया, लेकिन कुछ समय बाद अपने को उसने समेटा और फिर खुद के लिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। तो शायद इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक है एक नया दृष्टिकोण। मैं गांव से बदली होकर शहर में आई थी। एक बड़ी सोसाइटी में हमने रहने के लिए मकान लिया था, लेकिन सोसाइटी का जैसे शहरों का कल्चर होता है, सभी अपने अपने में सिमटे रहते हैं। किसी से के कोई लेना देना नहीं रहता। आमने सामने आए तो हाय हेलो, बस इससे ज़्यादा उनके दायरे बढ़ते नहीं हैं कभी। और मुझे गांव के वातावरण की आदत थी, हर किसी से आते जाते बोलना, दरवाजे खुले रखना मुझे बड़ा अजीब सा लगता था और मुझे घुटन सी महसूस होती थी। कुछ दिन बीते, फिर मैंने सोचा कि चलो खुद ही जाके बाहर थोड़ा घूम के आऊँ, कुछ नया देखूँ। मैं घर से बाहर निकली। सामने एक बगीचा था। काफ़ी लोग, बड़े बूढ़े बच्चे सभी खेल रहे थे। बगीचा भी काफ़ी सुंदर था। मैं भी जाकर वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक स्त्री आकर, एक मध्यम वयीन स्त्री होगी 50-60 के आसपास, वो आकर मेरे पास बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने मेरी तरफ हंसकर देखा, मैंने भी हंसकर देखा। कुछ पलों के बाद उसने मेरा नाम पूछा और कहा, तुम नहीं आई हो क्या? मैंने कहा, मैं अभी एक 8-10 दिन पहले आई हूँ और मुझे गांव के वातावरण के कारण मुझे यहाँ खुद को इस वातावरण से अपने को एडजस्ट करने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो हंसकर बोली, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। अब रोज़ ऐसा होता कि मैं शाम को उसी बेंच पर जाके बैठती, तो कभी वो महिला पहले आ चुकी होती है या मेरे आने के बाद, लेकिन हम दोनों वहाँ साथ साथ बैठते थे और धीरे धीरे हमारा परिचय, बातों का सिलसिला चल निकला। उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी पूछा, मेरा परिचय, मेरा गांव, मेरे फैमिली के बारे में पूछा। और मैं जब भी उनसे पूछती उनके परिचय के बारे में तो हंसकर विषय टाल देती थी। चलता रहा चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पार्क में बैठी, वो नहीं आई। ऐसे 8-10 दिन हो गए, वो आई नहीं। मुझे खूब बेचैनी महसूस हुई। लगा कि ज़रूर कुछ कारण होगा, जाना चाहिए। तो मुझे ये मालूम था कि वो कहाँ रहती हैं, तो मैं उनका मकान ढूंढते ढूंढते वहाँ गई। दरवाजे की बेल बजाई तो एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। वो शायद वहाँ काम करती होगी। तो उसने कहा, आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, मुझे आंटी जी से मिलना है। तो बोली, आइए बैठिए। मैं जैसे ही अंदर गई तो बड़ा सा कमरा था, सिंपल, बिल्कुल सादा, सादगी, सुरुचिपूर्ण सजावट, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। मैं बैठ गई वहाँ पे। वो बोलने लगी कि मैं आंटी जी को बुला के लाती हूँ। मैं दीवारों की तरफ देख रही तो एक दीवार पर मुझे 2-3 तस्वीरें दिखी। एक युवक की थी और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था और दोनों के चेहरे काफ़ी मिलते जुलते थे। मैं खड़ी होकर उन तस्वीरों को गौर से देख रही थी कि इतने पीछे से आवाज़ आई, आखिर तुम आ ही गई। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हंसते हुए वो आंटी खड़ी थी। मैंने झुककर उनके पैर छुए और कहा, आप इतने दिन क्यों नहीं आई? तो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा आराम करूं। लेकिन मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर आओगी, आओ बैठो। हम बैठे ही थे कि इतने में दरवाजे से 1-2 लड़के लड़कियां अंदर बाहर कर रहे थे। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो कहने लगी, हाँ ये मेरे लड़के लड़कियां हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन लड़कों का रहन सहन और उनके रहन सहन में काफ़ी अंतर था। उन्हें लगा कि मैं कुछ सोच रही हूँ। तो कहने लगी कि तुम हमेशा मेरा परिचय पूछती थी ना,
मेरे परिवार के बारे में, तो आज मैं तुम्हें मेरे परिवार से मिलाती हूँ। वो जो दीवार के ऊपर तस्वीर लगी है ना, जो बड़े व्यक्ति की है, वो मेरे पति हैं। जानती हो, हम दोनों एक गांव में शिक्षक थे। काफ़ी ज़मीन खेती बाड़ी भी थी, लेकिन हम दोनों को बच्चों को पढ़ाना वगैरह काफ़ी और सामाजिक कार्य करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो हमने गांव में काफ़ी लोगों को नई नई चीज़ें बताई थी, बच्चों को पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। कुछ साल बीते होंगे, जब मेरा बेटा 10 एक साल का होगा, मेरे पति को बुखार आया और कुछ ही दिनों बाद वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। मैं बिल्कुल सदमे में थी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे संभाला। वो उसके आयु के हिसाब से काफ़ी समझदार था। उसके कारण मैं धीरे धीरे फिर खड़ी हुई और मेरा शिक्षक पेशा मैंने चालू रखा। मेरा बेटा भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। स्कूल शिक्षा पूरी होने के बाद उसको आगे पढ़ने के लिए मुझे शहर में भेजना था। मैंने उसको काफ़ी समझाया कि शहर के और स्कूल गांव के वातावरण में कैसा फ़र्क होता है, तुम्हें कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तकलीफ़ें भी होंगी तब भी, पर फिर भी तुम्हें उनके साथ खड़ा होकर खुद को एडजस्ट करना होगा, घबराना नहीं वगैरह सब समझा के उसको कॉलेज में भेजा। कुछ महीनों के बाद जब वो आया वापस छुट्टियों में, तो काफ़ी थका हुआ सा, ऐसा कुम्हलाया हुआ सा, दुबला दिख रहा था। मैंने उससे पूछा अभी कि बेटा तुम्हें कुछ तकलीफ़ है क्या वहाँ पे? बोला नहीं, कुछ नहीं, टाल दिया। उसके बाद 10-15 दिन रहा और गांव चला गया। उसके जाने के 1-2 दिन बाद मुझे उसके कॉलेज से फ़ोन आया और कहा कि आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने वो शब्द सुने और मुझे ऐसा लगा कि मैं वहीं गिर जाऊंगी। तुम सोच नहीं सकती कि मैं कितनी बुरी तरह बिखर चुकी थी। एक तो पति को खो चुकी थी और उसमें मेरा बेटा, वो भी इस दुनिया से चला गया था। मैंने किसी तरह अपने को संभाला और आस पड़ोस के लोगों के साथ कॉलेज में गई। वहाँ पता पड़ा कि उसको कॉलेज के सीनियर लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ दी थी और इसलिए उसने आत्महत्या की थी। मैं वापस अपने गांव आई, लेकिन अब मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। हर समय मुझे मेरे बेटे की तस्वीर दिखती थी, उसकी यादें दिखती थी। मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। ऐसा लगता था कि अब मेरे भी जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ वक्त इसी तरह बीता। स्कूल के बच्चे आकर मुझसे मिलते थे, मुझसे बातें करते थे, कहते थे टीचर आइए ना आप स्कूल में, हमें अच्छा नहीं लगता था। वो उन बच्चों की बातें सुनिए या वक्त का तकाजा सुनिए, मुझे धीरे धीरे ऐसे लगना लगा कि मेरे बेटे ने जिन परिस्थितियों के कारण आत्महत्या की है, मुझे उन परिस्थितियों को दूर करना चाहिए। और इसीलिए मैं फिर हिम्मत करके खड़ी हुई। मैंने गांव में अपना मकान, ज़मीन सब बेच दी और यहाँ आकर मैंने ये मकान ख़रीदा। और उसके बाद मैंने अपने गांव में जो लड़के लड़कियां पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, लेकिन परिस्थितिवश शहरों में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उन बच्चों को मैंने अपने यहाँ रखना शुरू किया। और उसके बाद उन बच्चों को मैं परिस्थिति से लड़ना सिखाती थी। लेकिन उसके साथ जो गलती मैंने अपने बेटे के साथ की थी कि उसे कहा था कि परिस्थितियों से घबराना मत, अकेले से उनसे लड़ना सीखो। लेकिन मैंने उनको कहा कि तुम अकेले नहीं हो बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी कोई तकलीफ़ होगी तुम आके मुझसे कहना, हम मिलकर उस तकलीफ़ का सामना करेंगे। लेकिन डरना नहीं या गलत कदम नहीं उठाना। लेकिन बेटा जानती हूँ उसका क्या फ़ायदा हुआ। आज इन 10 सालों में मेरे यहाँ से काफ़ी बच्चे गाँव के पढ़ लिख कर अच्छी जगहों पर नौकरी को लगे हैं। और आज भी वो सब आकर जब भी यहाँ आते हैं या यहाँ से गुजरते हैं तो आते हैं मेरे पास, कुछ पल बैठते हैं, मेरे पाँव छूते हैं और कहते हैं कि आंटी जी आपके कारण हमारे जीवन बन गया। और उन बच्चों में मैं अपने बेटे को देखती हूँ। सच मानिए आंटी जी की वो बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। आँखों में पानी तो ज़रूर आया, लेकिन उस महान स्त्री को देखकर मैंने झुककर उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं आज आपसे केवल
मिलने आई थी, लेकिन आज आपके यहाँ से जाते हुए मैंने जीवन का एक नया दृष्टिकोण लिया है। और अब मैं भी ये याद रखूँगी कि जहाँ कहीं मुझे कुछ किसी को तकलीफ़ होते हुए देखूँगी या लगेगा कि उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी और उसकी तकलीफ़ दूर करूँगी। और मैं वहाँ से चली आई। धन्यवाद। अब ये कहानी सुनकर आपको भी कुछ पलों के लिए आप भी खामोश हो गए होंगे या आपको भी थोड़े भावुक हो गए होंगे। तो मेरा कहना भी यही है कि हम अपने व्यक्ति को खो देते हैं, लेकिन उसको खोने के बाद हमें उसकी यादों के सहारे फिर से उठ के खड़ा होना चाहिए, उसके अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए या वो जो कोई छोड़ के गया है उसे पूरा करना चाहिए। और समाज के लिए हमारा जो उत्तरदायित्व है उसकी यादों को करते हुए हमें समाज की को कुछ देना है वो देना चाहिए। और इसे ही कहते हैं ज़िंदगी जीना। तो आज आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो ज़रूर मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपका बेकरारी से इंतज़ार कर रही हूँ, रुकिए मत प्लीज़।